चलिए बच्चों, तो चैप्टर नंबर 3 आपके साथ शुरू करते हैं फटाफट। चैप्टर नंबर 3 बच्चों, ये चैप्टर जो है ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन 3 से 6 नंबर का आमतौर से पूछ लिया जाता है, और ये चैप्टर हमें वैसे भी इम्पॉर्टेंट है आगे के जीवन के लिए। अकाउंटिंग में इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंस है। इस चैप्टर में हमें कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं अकाउंटिंग के, जो हमें ध्यान रखने होते हैं, तो ये चैप्टर इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, सबसे पहली चीज इस चैप्टर में जो हमें पता होनी चाहिए उसे बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का ये मतलब है बच्चों कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम एज्यूम करते हैं, जो हम सोचते हैं कि ये होती हैं। मतलब कि जब हम अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हैं पूरा का पूरा, तो कुछ बातों को हमें मान के चलना पड़ता है, कुछ बातें हमें एज्यूम करके चलनी पड़ती हैं कि ये तो हो ही रही होंगी, तो उन्हें अजम्पशंस बोलते हैं। तो हमारे पूरे अकाउंटिंग के यूनिवर्स के अंदर हमें ध्यान रखना है कि हमारे 3 अजम्पशंस हैं। कितने अजम्पशंस होते हैं? 3 अजम्पशंस होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। पहले अजम्पशन को बोलते हैं गोइंग कंसर्न, दूसरे अजम्पशन को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, और तीसरे अजम्पशन को बोलते हैं एक्रूवल। तो क्या क्या है, नाम याद रखने हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। ठीक है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल, तो 3 हो गए जो याद रखने हैं नाम। ठीक है ना। अब गोइंग कंसर्न का क्या मतलब होता है ये मैं बताता हूं। गोइंग का मतलब होता है, गोइंग मतलब जो चलता रहे उसे गोइंग बोलते हैं, और कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस। यहां पे कंसर्न वर्ड का मतलब है बिजनेस। कंसर्न वर्ड को बिजनेस बोलते हैं। तो इस अजम्पशन का मतलब यह है कि जो बिजनेस है, हम ये मान के चलते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि बिजनेस जो है ये चलता रहेगा, ये गोइंग है, ये कभी बंद नहीं होगा। तो इस अजम्पशन को बोलते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग मतलब चलता रहेगा, और क्या चलता रहेगा? बिजनेस चलता रहेगा। तो इस अजम्पशन में हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि बिजनेस जो है वो वर्षों वर्षों तक चलता रहेगा, मतलब ये कभी भी बंद नहीं होगा, तो इसे बोल देते हैं गोइंग कंसर्न। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। अच्छा, कंसिस्टेंसी पे अभी बढ़ने से पहले, कंसिस्टेंसी पे जाने से पहले पहले मुझे थम्स अप भेजो कि गोइंग कंसर्न क्लियर है। गोइंग कंसर्न, यस सर, थम्स अप। ठीक है, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न क्लियर हो गया कि बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है। अब कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है समानता। समानता मतलब ये कि अगर हम कोई एक मेथड फॉलो करते हैं तो वही सेम मेथड हम हर साल फॉलो करेंगे। हम वही मेथड हर साल फॉलो करेंगे। जैसे क्या होता है बच्चों, कभी कभी कुछ पर्टिकुलर काम करने के बहुत से तरीके होते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी ने कहा कि कान पकड़ो अपने, तो मैं ऐसे भी पकड़ सकता हूं या मैं घुमा के ऐसे भी पकड़ सकता हूं। तो अगर मैंने एक तरीका फॉलो करा कि मैं ऐसे पकड़ूंगा, तो मुझे हर साल इसी तरह फॉलो करते रहना है। तो इसी तरह अकाउंटिंग में भी, मतलब हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में भी कुछ तरीके होते हैं। अगर हमने कोई एक तरीका फॉलो करा, तो हमें ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, एवरी ईयर वही सेम मेथड फॉलो करना पड़ेगा, वही सेम तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तो इस चीज को बोलते हैं, इस अजम्पशन को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि सेम मेथड को हम
फॉलो करते रहेंगे ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर। तो अब कंसिस्टेंसी समझ आया, तो इसका थम्स अप भेजो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो सबका थम्स अप आ गया। तो ये हो गया कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये हो गया कंसिस्टेंसी। तीसरा होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं एक्रूअल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम अकाउंट्स के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन, वो कुछ भी हो सकती है, अकाउंट्स के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जब वो हुई, यानी व्हेन इट टेक्स प्लेस, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। मतलब हम अकाउंट्स के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो हुई, ना कि तब रिकॉर्ड करते हैं जब सेटलमेंट हुआ। अब सेटलमेंट किसे बोलते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं कि सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। सेटलमेंट का मतलब होता है, यहां पर सेटलमेंट कहने का मतलब है पैसे लेना देना करना, पैसे का लेन देन, उसे अंग्रेजी में सेटलमेंट बोलते हैं। तो सेटलमेंट मतलब पैसे का लेन देन, उसे बोलते हैं सेटलमेंट। तो अब एक उदाहरण लेते हैं, आपके साथ एक उदाहरण करते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने 15 जनवरी को किसी व्यक्ति से सामान खरीदा, गुड्स खरीदे 15 जनवरी को, और उस सामान के मैंने पैसे दिए, पैसे मैंने दिए 20 फरवरी को, 20 फरवरी को पैसे दिए उस सामान के। होता है ना, किसी से हम उधार पे सामान खरीद लेते हैं, क्रेडिट पे सामान खरीद लेते हैं। तो मैंने किसी से गुड्स खरीदे 15 जनवरी को, लेकिन मैंने उसके पैसे उसको दिए 20 फरवरी को। तो अब मुद्दा ये है, एक्रूअल किसे बोलते हैं? एक्रूअल ये होता है कि जब हम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन, जब हम अपनी बुक्स के अंदर लिखेंगे कि गुड्स खरीदे, गुड्स परचेज करे, गुड्स खरीदे, जब हम ये बुक्स में लिखेंगे तो उस दिन कौन सी डेट लिखेंगे, कौन सी डेट को हम अपनी बुक्स में ये रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्रूअल ये बोलता है, अजम्पशन, कि ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है हम उसी दिन उसको रिकॉर्ड करेंगे, 15 जनवरी। नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। आपने पैसे चाहे बाद में दिए या चाहे पहले भी दिए होते, मान लो आपने पहले भी दिए होते, तब भी उससे कोई फर्क ना पड़ता। तो जब पैसे दिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ट्रांजैक्शन जिस दिन होती है हम उस दिन उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इस अजम्पशन को बोलते हैं एक्रूअल। तो एक्रूअल समझ आया? तो एक्रूअल का थम्स अप भेजो। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया एक्रूअल। तो मतलब ये मुद्दा क्या कि हमें 3 अजम्पशंस याद रखने, GCA, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। तो गोइंग कंसर्न भी समझ आ गया, कंसिस्टेंसी भी समझ आ गया और एक्रूअल भी समझ आ गया। ठीक है ना? तो एक तो हो गया ये। तो मैंने इसके आपके नोट्स लिखवा ही रखे हैं, तो बस हमको समझना इंपॉर्टेंट है। कहानी आप नोट्स में से यूज कर सकते हो एग्जाम में। अच्छा, अब चैप्टर आगे बढ़ता है बच्चों, और चैप्टर में अब हमें सिखाए जाते हैं इसके बाद अलग अलग अकाउंटिंग के नियम, जिन्हें नाम दे दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिन्हें नाम दे दिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
जैसे बच्चे को जब इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है, अंग्रेजी सिखाई जाती है, तो अंग्रेजी में कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं ना, रूल्स होते हैं कि सिंगल पर्सन है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, है ना, आप वो नियम फॉलो करते हो। तो वैसे नियम हम अकाउंटिंग में भी तो फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज होती है बिजनेस की। तो जैसे अंग्रेजी में आप नियम फॉलो करते हो, वैसे ही अकाउंट्स के भी अपने नियम होंगे, तो उन नियमों को बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या क्या नियम है, वन बाय वन जो जो मुझे याद आते हैं पहले आपके साथ चर्चा करता हूं। पहला है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। अब आपको भी इंटरैक्टिव करना है, तो पहले आप भेजोगे ब्रीफ में, बस शॉर्ट में, बस एक शॉर्ट में भेजोगे कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी का प्रिंसिपल का क्या मतलब है। तो पहले आप मुझे बताओगे, अगर आप नहीं बता पाओगे तो मैं बताऊंगा। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी का क्या मतलब है आपके हिसाब से? सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ओके, हाँ, जिस जिस को याद है, जिस जिस बच्चे को याद है वो बच्चा आंसर जरूर भेजे। ओके, ठीक है, ठीक है। तो सभी बच्चे कुछ ये कह रहे हैं कि सर ओनर होता है या प्रोप्राइटर होता है और एक बिजनेस होता है, मतलब एक मालिक है और एक व्यापार है, बिजनेस है। तो ओनर और बिजनेस जो है ये दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब दे आर सेपरेट या दे आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज। आप मुकेश अंबानी को अलग देखोगे और रिलायंस इंडस्ट्रीज को अलग देखोगे। मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग है, तो मालिक अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। तो इसे बोलते हैं सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। ठीक है, अब इसका कोई एग्जाम्पल दो, इस बात को समझाने का, या इस बात को हम फॉलो कर रहे हैं, इसका कोई प्रमाण दो, प्रूफ दो, कोई एग्जाम्पल दो। अरे वाह लक्ष्य, वेरी गुड, वेरी गुड सचलीन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका एग्जाम्पल है ये, वेरी गुड, साक्षी ने भी सही दिया। इसका एग्जाम्पल है ये कि मालिक जो होता है, मालिक वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, मालिक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, जिसे हम कैपिटल बोलते हैं। लेकिन वो मालिक के पैसे को भी हम बिजनेस के नजरिए से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि ये तो हमारे लिए बोझ है। बिजनेस कहता है ये पैसा हमारे लिए बोझ है, हमने किसी और से ले रखा है। तो मतलब बिजनेस जो है, अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं, बिजनेस बिजनेस अपने मालिक के पैसे को भी बोझ समझता है। वो कहता है ये मालिक का पैसा है, मेरा पैसा नहीं है। तो बिजनेस के लिए कैपिटल जो है वो भी एक लायबिलिटी हम मानते हैं। तो कैपिटल इज लायबिलिटी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एंटिटी प्रिंसिपल। तो अब ये सबको क्लियर हो गया ये वाला? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ओके। सर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और सेपरेट बिजनेस एंटिटी सेम? हाँ, इसको सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कह लो या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कह लो या सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल कह लो, सेम। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो सबने थम्स अप भेज दिया।
तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ठीक है। अब दूसरा लिखता हूं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये बोलता है, ये तो बहुत छोटा सा है तो ये मैं ही बोल देता हूं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी की टर्म्स में मेजर हो सके, जो किस में मेजर हो सके, मनी की टर्म्स में मेजर हो सके, सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करना है। तो जो ट्रांजैक्शन मनी की टर्म्स में मेजर हो सके, पैसों की टर्म्स में मेजर हो सके, सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करना है, तो उसे बोलते हैं मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब आपसे मैं पूछूंगा कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो मनी की टर्म्स में नहीं है। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो मनी की टर्म्स में नहीं है और जिसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ऐसा एग्जाम्पल दो जो मनी की टर्म्स में ना हो और जिसे हम रिकॉर्ड ना कर सकें। तो ऐसा एग्जाम्पल, कोई अच्छा एग्जाम्पल दो जो मनी की टर्म्स में ना हो, जिसे हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, दो बच्चों ने बिल्कुल गलत जवाब दिए, सिरे से गलत, उनकी डांट पड़नी चाहिए। हाँ, ऑनेस्टी। अब हमारे ऑफिस में एम्प्लॉइज बहुत ईमानदार हैं, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट या क्वालिटी, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन हम मेजर नहीं कर सकते मनी की टर्म्स में। लॉयल एम्प्लॉइज मेजर नहीं कर सकते। स्ट्राइक हो गई, हमारे ऑफिस में मजदूरों ने हड़ताल कर दी, तो इससे नुकसान होता है, लेकिन हम स्ट्राइक रिकॉर्ड नहीं कर सकते मनी के टर्म्स में। हाँ, और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने लिखा गुडविल। ये क्या कह रहे हो बच्चों आप? गुडविल, ये कैसे लिखने की हिम्मत करी आपने? गुडविल तो इतना बड़ा बड़ा चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा के बाल सफेद कर लिए मैंने अपने। गुडविल तो इनटेंजिबल एसेट है। ये तो बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होता है गुडविल। तो इसे तो बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इसकी तो मनी वैल्यू होती है। गुडविल, ब्रांड वैल्यू करोड़ों करोड़ों में होती है ब्रांड वैल्यू। अभी बिजनेस न्यूज आप सुनो कभी, एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है पूरा का पूरा, उसकी ब्रांड वैल्यू की वजह से तो खरीदती है ना। तो गुडविल जो है वो तो इनटेंजिबल एसेट है, हमने पढ़ रखा है। तो गुडविल तो बच्चों रिकॉर्ड होती है। तो यहां तक थम्स अप भेजो कि क्लियर हो गई बात। एक बच्ची पूछ रही है कि क्या हम ट्रेड डिस्काउंट भी एग्जाम्पल में लिख सकते हैं? नहीं, ट्रेड डिस्काउंट एग्जाम्पल में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते ट्रेड डिस्काउंट एग्जाम्पल में? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते, वो बात ठीक है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट मनी की टर्म्स में तो होता है। ट्रेड डिस्काउंट मनी की टर्म्स में तो होता है, लेकिन वो तो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, वो अलग चीज है, लेकिन होता तो मनी की टर्म्स में है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट इस प्रिंसिपल में नहीं आएगा, वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन जिन्हें हम मनी की टर्म्स में ही नहीं कर सकते कि बताओ ऑनेस्टी कितने रुपए की, बताओ क्वालिटी कितने रुपए की, स्ट्राइक कितने रुपए का, नहीं बता सकते, तो ये प्रिंसिपल हो गया मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। लेकिन अगर मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट कितने रुपए का, तो ट्रेड डिस्काउंट आप बता तो सकते हो ना मनी में कि 1000 रुपए का, 5000 रुपए का, वो तो रिकॉर्ड नहीं करते, वो अलग अकाउंटिंग है। लेकिन मनी की टर्म में मेजर हो सकता है। तो जो चीज मनी की टर्म में मेजर ही ना हो सके उन्हें बोलते हैं बेसिकली
कि वो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं होंगे। ओके, ठीक है, तो सबने कहा थम्स अप, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का नाम है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल, डुअल मतलब दो। डुअल मतलब क्या? दो। एस्पेक्ट मतलब हिंदी में होता है पहलू, तो एस्पेक्ट मतलब एस्पेक्ट समझ लो। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं डेबिट, एक को बोलते हैं क्रेडिट। तो अकाउंट्स के अंदर एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट, वन इज क्रेडिट। ठीक है, ये तो हो गई बात। और हम इस अकाउंटिंग इस डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर पूरा का पूरा एक चैप्टर भी पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5, जो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो इसे बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का थम्स अप भेजो, क्लियर? ओके, ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ठीक है जी। फिर आता है एक और इंपॉर्टेंट, इसका नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। इसका नाम है मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये बड़ा तकलीफ में है, बच्चों को पढ़ने में ये बड़ा मुश्किल लगता है कई बार, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा टेक्निकल है। लेकिन हम पहले समझ लेते हैं, फिर लैंग्वेज तो अपने आप आ जाएगी। तो मैचिंग प्रिंसिपल के लिए हमें पहले दो टर्म्स का ज्ञान होना चाहिए। मैं यहां लिख रहा हूं, तो मुझे बताना कि ये आपको पता है या नहीं। एक को बोलते हैं रेवेन्यू और एक को बोलते हैं एक्सपेंस। तो पहले ये बताओ, ये दोनों टर्म आपको आती हैं? ये दोनों टर्म हमको सबको पता है बच्चों, रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंस क्या है? ठीक है, यस सर पता है, वेरी गुड, क्योंकि हमने चैप्टर 2 में पढ़ ही लिया था, है ना? ये दोनों हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया था, इसीलिए हमें पता भी है। बस अब ये दोनों हमें पता है। अब अगर ये दोनों हमें पता है तो फिर ये प्रिंसिपल भी हमें पता है। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं, अब थोड़ी देर के लिए हम एक बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं। कल को आप में से कई बच्चे बिजनेस करोगे जब, तो बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों बिजनेस, जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के अंदर तरह तरह के खर्चे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना? अगर मैं एक छोटा सा बिजनेस चला रहा हूं तो उसके लिए मुझे बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। सुबह काम वाला आएगा सफाई करने, उसको सैलरी देनी है। उसके बाद मुझे जिस जगह पर क्लासेस लेनी है वहां का मुझे रेंट देना है। उसके बाद लाइट्स करने हैं, कैमरा चलाने हैं, लैपटॉप चलाना है, मुझे बिजली का खर्चा करना है। मतलब कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें खर्चे करने पड़ते हैं, हमें एक्सपेंस करने पड़ते हैं। तो मान लो ऐसी उदाहरण लेते हैं कि मैंने खूब सारे एक्सपेंसेस करे, खूब सारे एक्सपेंसेस करे। ये 1 साल का समय ले रहा हूं मैं, 1 साल है पूरा बच्चों, ये दिस इज 1 ईयर।
यहां से यहां तक, ये पूरा 1 साल है यहां से यहां तक। तो 1 साल में मैं तरह तरह के खर्चे करता हूं, रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वेजेस और सैलरी का खर्चा, बहुत सारे एक्सपेंस करता हूं। अब बिजनेस में जब हम एक्सपेंस करते हैं बच्चों, तो उसी की मदद से, उसी की वजह से हम रेवेन्यू अर्न कर पाते हैं। भाई अगर मैं रेंट ना दूं तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, अगर मैं बिजली के पैसे ना भरूं तो मैं रेवेन्यू नहीं कमा पाऊंगा, बिजली बंद हो जाएगी, कैमरे बंद हो जाएंगे, सब ये ऑनलाइन क्लास बंद हो जाएंगी। अगर मैं सुबह काम करने वाले मजदूर को सैलरी ना दूं तो यहां सब गंदा गंदा रहेगा, ये सब स्क्रीन जो है आपको गंदी नजर आएगी। तो मुझे खर्चे करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? ताकि मैं रेवेन्यू कमा सकूं, ताकि मैं पैसे कमा सकूं, मैं सेल कर सकूं, मुझे पैसा मिले, तो इसीलिए हम खर्चे करते हैं। अब देखो, मैंने इस साल रेंट का खर्चा करा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करा, सैलरी के खर्चे करे, बहुत सारे एक्सपेंस करे। इन एक्सपेंसेस की वजह से मुझे रेवेन्यू हुआ। तो मेरा ये फर्ज है, मेरा ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि अगर मैंने इस साल कोई एक्सपेंसेस करे हैं इस साल, तो मुझे इस साल उन एक्सपेंसेस की वजह से जो पैसा कमाने का अवसर मिला, जो रेवेन्यू मिला, उस रेवेन्यू को मैं इसी साल में रिकॉर्ड करूंगा, उस रेवेन्यू को भी मैं इसी ईयर में रिकॉर्ड करूंगा। तो मतलब जिस ईयर हम एक्सपेंसेस करते हैं उसके रिलेटेड रेवेन्यू उसी ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं इसी ईयर भी अपना रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करूंगा। हालांकि है तो ये कॉमन सेंस, हालांकि है कॉमन सेंस, पर फिर भी क्लैरिटी के लिए प्रिंसिपल बना दिया कि ताकि ऐसा ना हो कि हम खर्चे कर रहे हैं इस साल और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें अगले साल, तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना बच्चों कि मैंने इस साल खर्चे करे और जो उन खर्चों की मदद से रेवेन्यू कमाया वो अगले साल रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो गलत हो जाएगा, वो नहीं करना। तो हमें क्या करना है? हमें मैच द फॉलोइंग करना है। बचपन में सवाल आता था ना, मैच द फॉलोइंग, तो उसी को मैचिंग बोलते हैं। तो इस साल के एक्सपेंसेस जो होंगे उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू है वो भी इसी साल हमें रिकॉर्ड करना है। तो एक साल के एक्सपेंस को उस साल के रेवेन्यू से मैच करना है, इसे मैचिंग बोलते हैं कि एक साल के रिलेटेड एक्सपेंसेस को उस साल के रिलेटेड रेवेन्यूज के साथ मैच करना है। तो इसे बोलते हैं मैचिंग। तो समझ आया मैचिंग प्रिंसिपल? तो भेजो थम्स अप। यस सर, थम्स अप। ठीक है, ओके, यस सर। तो बस कितना सिंपल है, इसकी लैंग्वेज मुश्किल है लेकिन ये है सिंपल। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मैचिंग, ये हो गया मैचिंग। उसके बाद आता है एक बहुत ही आसान, उसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि मान लो हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, फिक्स्ड एसेट परचेज करा। फिक्स्ड एसेट जैसे कि सर, जैसे कि मशीन, फर्नीचर, लैंड, प्लांट, इक्विपमेंट एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, वो खरीदा। और वो हमने खरीदा 10 लाख रुपए का। तो जितने रुपए का हम खरीदते हैं उस खरीदने के भाव को कॉस्ट बोलते हैं। उस खरीदने की लागत को अंग्रेजी में कॉस्ट बोलते हैं, मतलब जितने का आपने फिक्स्ड एसेट खरीदा। अब हम अपनी बुक्स के अंदर इस एसेट की वैल्यू जो शो करेंगे
वो 10 लाख रुपए शो करेंगे, यानी कि जितने का खरीदा उतने रुपए शो करेंगे। अब हो सकता है, जैसे आप मोबाइल फोन खरीदते हो, तो आज आपने खरीदा लेकिन अगले दिन मार्केट का प्राइस बदल जाता है, तो हो सकता है मार्केट वैल्यू कुछ और हो सकता है अगले दिन ये फर्नीचर 12 लाख रुपए का हो सकता है उसके अगले दिन 9 लाख रुपए का हो जाए, हो सकता है उसके अगले दिन 20 लाख रुपए का हो जाए, कितना भी हो जाए। लेकिन हमारा नियम ये है कि हमें अपने एसेट की वैल्यू को हमेशा अपनी बुक्स में कॉस्ट पे शो करना है और मार्केट वैल्यू को इग्नोर करना है, मतलब कि उसको नहीं कंसिडर करना। तो इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो भेजो थम्स सब समझ आ गया तो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, ठीक है, ओके, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं दो भाई भाई, एक साथ ही लिख लेता हूं। एक होता है मैटीरियलिटी, मैटीरियलिटी, और एक होता है फुल डिस्क्लोजर। तो एक होता है मैटीरियलिटी, एक होता है फुल डिस्क्लोजर। तो पहले मैटीरियलिटी समझ लेते हैं। मैटीरियलिटी जो है वो मटेरियल वर्ड से निकला है। मटेरियल वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस जो शब्द है बच्चों, वो एक सब्जेक्टिव शब्द है, पहले इस चीज को समझो ध्यान से। इंपॉर्टेंस जैसे कि समय या जैसे कि पढ़ाई। अब पढ़ाई की इंपॉर्टेंस आपको नहीं है लेकिन किसी को हो सकती है। या जैसे कि 1 रुपए, 1 रुपए की इंपॉर्टेंस हो सकता है आपको नहीं हो, आप उसको फेंक दोगे, लेकिन शायद किसी को हो। तो इंपॉर्टेंस जो होती है वो एक ऐसी चीज है, वो किसी को हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रिंसिपल जो है ये एक सब्जेक्टिव प्रिंसिपल है। ये मतलब हो सकता है आपके लिए फॉलो हो रहा हो, मेरे लिए ना हो रहा हो। तो मटेरियल वर्ड का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है। मटेरियल मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस। तो वहां से ये इसने जन्म लिया, इस प्रिंसिपल ने, कि मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंस। अब मान लेते हैं एक भाई साहब हैं मुकेश अंबानी और एक भाई साहब हैं कोई साधारण से मोची जो जूता सिलते हैं। अब 10 रुपए का नोट अंबानी साहब का भी खो गया, रास्ते में जा रहे थे, और 10 रुपए का नोट मोची का भी खो गया, रास्ते में जा रहे थे। अब नोट तो सेम ही है, वैल्यू तो सेम ही है 10 रुपए, तो मोची के भी 10 रुपए खो गए और अंबानी के भी 10 रुपए खो गए। लेकिन किसे ज्यादा दुख होगा, किसे 10 रुपए की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, किसे ज्यादा लगेगा कि मेरे तो बहुत नुकसान हो गया, मोची को। तो इसका मतलब 10 रुपए मोची के लिए इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अंबानी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल सब्जेक्टिव है, किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। अब ये इंपॉर्टेंस वाला प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि भाई अपनी बुक्स के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर जो भी मटेरियल आइटम होंगे, मटेरियल आइटम का मतलब होता है जरूरी, जिनकी इंपॉर्टेंस है, जो भी मटेरियल आइटम्स होंगे उन्हें रिकॉर्ड करना है। जो भी जरूरी आइटम्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स होंगे उन्हें रिकॉर्ड करना है। अब आप ये बताओ मुझे कि मुकेश अंबानी के 10 रुपए का नोट खो गया, क्या मुकेश अंबानी अपनी बुक्स में ये रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? ये आप जवाब दोगे कि यस या नो। क्या मुकेश अंबानी 10 रुपए खो गए इस बात को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा कि नहीं? नो 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 नो। एक बच्चा कह रहा है इम्पॉसिबल।
नो। हाँ, वेरी गुड। तो इसका मतलब अब आपको मटीरियलिटी प्रिंसिपल आ गया। बस इसका मतलब आपने मटीरियलिटी प्रिंसिपल समझ लिया। तो जिस व्यक्ति के लिए 10 रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन मोची के लिए 10 रुपए इंपॉर्टेंट हैं तो वो रिकॉर्ड करेगा। तो ये प्रिंसिपल बस यही कहता है कि जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, जो मटेरियल आइटम्स होते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करना है। अब मटेरियल क्या है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए नहीं है। तो मटेरियलिटी क्लियर? ओके, तो मटेरियलिटी का थम्स अप। ठीक है, तो ये हो गया मटेरियलिटी। ओके ओके, ठीक है, ठीक है जी। अब आता है इसी का बिल्कुल जुड़वा भाई, इसी का जुड़वा भाई एक प्रकार से, बस इसका थोड़ा सा नाम अलग है। इसका नाम है फुल डिस्क्लोजर। फुल का मतलब क्या होता है? फुल मतलब पूरा, और डिस्क्लोज वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? डिस्क्लोज का मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग डिस्क्लोज करना मतलब प्रदर्शित करना, दिखाना, बताना, कुछ भी समझ लो। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब है सब कुछ बताना है, हमें पूरी बात बतानी है, सब कुछ बताना है। तो कई बार क्या होता है, मान लो बिजनेस में आग लग गई, बिजनेस में आग लग गई, ठीक है ना? बिजनेस में कई बार आग लग गई मान लेते हैं, और उस आग लगने की वजह से हो सकता है, हमें लग रहा है हो सकता है इसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में। भाई बिजनेस में जब आग लगती है तो जरूरी नहीं है कि खाली सामान जो जला वही नुकसान हो। कई बार क्या होता है, आग लगी लेकिन सामान नहीं जला, लेकिन क्या हुआ, अब कुछ दिन दुकान बंद रहेगी, हो सकता है मान लो, या आदमी के मन में डर लगेगा, अरे यार आग लगी है, अब मैं कल एकदम से दुकान पे नहीं जाऊंगा, तो कुछ दिन हो सकता है इस बात का प्रभाव रहे। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी जरूरी घटना घटित हुई है बिजनेस में, उन्हें भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि हमें बताना तो पड़ेगा ही कि ऐसे ऐसे आग लगी है जिसका कुछ इंपैक्ट पड़ सकता है बिजनेस पे। तो बस ये प्रिंसिपल ये कहता है कि पूरी बात बताओ। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि बिजनेस की जितनी भी जरूरी चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, या जिसको बोल लो मटेरियल आइटम्स हैं, उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उन्हें आपको बताना पड़ेगा। अब चाहे अलग से बताओ, लेकिन बताओगे जरूर, कहीं पर भी बताओ, चाहे फुट नोट देके बताओ, लेकिन बताओगे जरूर। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी चीजें बिजनेस को प्रभावित कर सकती हैं, उन चीजों को पूरी तरह से डिस्क्लोज करो, पूरी तरह से, अधूरा नहीं, पूरी तरह से। कि मैंने आपसे पूछा आपके मार्क्स कितने आए, तो आपने ऊपर ऊपर से बता दिया बस सर पास हो गए। नहीं, पास नहीं हो गए, मुझे मार्क्स बताओ कि इंग्लिश में कितने, मुझे पूरी तरह से डिस्क्लोज करो मैथ्स में कितने, मुझे पूरी तरह से डिस्क्लोज करो कि साइंस में आपकी कंपार्टमेंट है, मुझे पूरी तरह से डिस्क्लोज करो कि अकाउंट्स में आप फेल हो। तो अगर हम कोई भी बिजनेस की बात बताना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से बताएंगे, पूरी तरह से डिस्क्लोज करेंगे। तो इसे बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। तो फुल डिस्क्लोजर का थम्स अप भेजो। ओके, ठीक है, फुल डिस्क्लोजर ठीक है। ओके, चलो ठीक है जी, ये भी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक प्रिंसिपल जिसका नाम है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी
पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। ये पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल निकला है कहां से, किस वर्ड से, पीरियड से। पीरियड का मतलब होता है टाइम इंटरवल, उसे पीरियड बोलते हैं, टाइम इंटरवल। ठीक है ना, जैसे स्कूल में होता है पहला आधा घंटा साइंस, अगला आधा घंटा इंग्लिश, अगला आधा घंटा ये, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को पीरियड बोलते हैं और इसी पीरियड वर्ड से पीरियोडिसिटी निकला है। अब हमने बिजनेस शुरू करा 1 जनवरी 2020 को और बिजनेस करे जा रहे हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए और 50 साल हो गए। 31 दिसंबर 2070 तो बिजनेस बंद हो गया। मान लेते हैं आप भगवान को प्यारे हो गए, तो आज बिजनेस शुरू करा 2020 में और बिजनेस खत्म हो रहा है 2070 में, 50 साल। तो क्या हम अब बिजनेस में कितना मुनाफा कमाया, कितना लॉस हुआ, जो प्रॉफिट और लॉस होता है, जो बिजनेस में या तो हम प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस कमाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, ये हम बिजनेस खत्म होने के बाद निकालेंगे क्या, कि आज बिजनेस शुरू कर दिया और 50 साल बाद देखेंगे कि क्या कमाया, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम बिजनेस की लाइफ को, इसे बोलते हैं बिजनेस लाइफ या लाइफ ऑफ बिजनेस, बिजनेस की लाइफ 50 साल, उसे छोटे 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 टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं, जिसे पीरियड बोलते हैं। ये एक पीरियड हो गया। भाई ऐसा तो नहीं होता ना, आप स्कूल गए, सुबह 8 बजे बैठे और एक ही टीचर एक ही सब्जेक्ट 2 बजे तक पढ़ा रही है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आपके लाइफ ऑफ द स्कूल को भी छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह लाइफ ऑफ द बिजनेस को भी छोटे छोटे टाइम इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, जिसे पीरियड बोला जाता है। और आमतौर पे एक पीरियड 1 साल का होता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग जो की जाती है वो 1 साल की जाती है, एनुअली की जाती है। 1 साल बिजनेस करा, फिर देखा क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, फिर 1 साल और करा, फिर देखा क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, फिर 1 साल और करा, फिर देखा क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। तो इस प्रिंसिपल को बोलते हैं पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल। तो पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल का भेजो थम्स अप। यस सर। और इसी को अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसी को कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ओके ओके ठीक है, तो सबका थम्स अप आ गया। ठीक है, ओके ठीक है जी। तो ये हो गया पीरियोडिसिटी। फिर आता है एक और प्रिंसिपल जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म, या जिसको प्रूडेंस भी बोल देते हैं। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। तो कंजर्वेटिज्म कहां से निकला है? कंजर्व वर्ड से निकला है, कि जीवन में हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। या प्रूडेंस कहां से निकला है? प्रूडेंस निकला है प्रूडेंट वर्ड से। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी, समझदार व्यक्ति को कहते हैं प्रूडेंट। यू आर अ प्रूडेंट स्टूडेंट, आप समझदार व्यक्ति हो। अब कंजर्व रहना या प्रूडेंट रहना किसे बोलते हैं? समझदारी किस में होती है, ठीक है ना। हम एग्जाम देकर आए और मम्मी ने पूछा कि बताओ कितने मार्क्स आएंगे। तो आपको मनी मन पता है, एक इवैल्यूएशन हो जाती है ना हर बच्चे को एग्जाम देके, तो आपको मनी मन पता है कि मेरे हो सकता है मेरे 90% मार्क्स आए। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे 90% मार्क्स आए। तो
तो अब एक बच्चा मम्मी को बता रहा है कि मम्मी मम्मी मेरे तो 95% आ जाएंगे, तो उस समय तो मम्मी सुन के खुश हो जाएंगी, चलो ठीक है। अब जब रिजल्ट आया एक्चुअल में और निकले 90 नंबर, तो मम्मी भी निराश होंगी और हो सकता है एक दो थप्पड़ भी आपको पड़े कि तू तो कह रहा था तेरे 95 आएंगे और आए तेरे 90। तो ये बच्चा समझदार नहीं है, इसे टैक्टिक्स नहीं पता, इसने पहले ज्यादा बोल दिए जबकि आने थे कम। दूसरा बच्चा समझदार बच्चा, प्रूडेंट बच्चा, वो कंजर्व है, वो रोक के चलता है, वो अपने मन में रोक के चलता है, वो समझदार है, जो आप भी होंगे। आप मम्मी को बताओगे मम्मी मेरे शायद 85% मार्क्स आएंगे, आपने मम्मी को पहले ही कम बताए 85% मार्क्स आएंगे, तो ठीक है बता दिए तो बता दिए। अब जब एक्चुअल में आएंगे 90, तो मम्मी भी खुश, आपको भी शाबाशी मिलेगी क्योंकि आपने बताए थे 85, आए 90। तो बताओ पहले तो ये बताओ मेथड 1 तरीका सही है या 2? बताओ कौन सा, आप कौन सा अपनाते हो, 1 के 2? हाँ 2, वेरी गुड, है ना। तो 2 अपनाते, मैं भी 2 ही अपनाता हूं, आप भी 2 अपनाते हो। तो बताओ हर बच्चा 2 क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि हर बच्चा समझदार है, हर बच्चा समझदार है, हर बच्चा प्रूडेंट है, हर बच्चा कंजर्व है। अच्छा, अब यही समझदारी हमें अकाउंट्स में भी लेकर आनी है। अब हमें लग रहा है कि फ्यूचर में, हमें लग रहा है बच्चों ये पूरा का पूरा ना ये हमारा सपना होता है, ये हमारा सपना है। हमें लग रहा है कि बिजनेस में कुछ फ्यूचर में फायदा होगा, हमें लग रहा है, मुझे रात को सपना आया कि मेरा कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर मेरे को ये सपना आया तो क्या मैं अभी से ढिंडोरा पीटना शुरू कर दूं? क्या सबको बताना शुरू कर दूं? क्या अभी से खुशी मनाना शुरू कर दूं कि आहा प्रॉफिट होगा, नाचो? और ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो फिर वही बेवकूफी हो जाएगी ये वाली। तो इसीलिए हम अकाउंटिंग में भी क्या करते हैं कि अगर हमें फ्यूचर में लगता है कि कुछ प्रॉफिट होने वाला है तो हम कहते हैं ठीक है, जब होगा तब खुश हो जाएंगे, अभी से क्या फायदा। अब आप अपने ऊपर लेके सोचो, क्या आप अभी से खुश हो जाओगे कि मैं 11th में टॉप करूंगा या करूंगी, या मेरे तो 11th में 95% आने वाले हैं? अभी से नाचना शुरू कर दोगे, अभी से मिठाई बांटना शुरू कर दोगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं करोगे ना, अभी तो आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, अभी कुछ नहीं करना। तो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है ऐसा सपना आया तो इसे इग्नोर करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में लॉस होने वाला है, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में नुकसान होने वाला है, मान लो आज आपको सपना है रात को कि आप अकाउंट्स में फेल हो गए, आप मैथ्स में फेल हो गए, आप सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए, आपको 11th रिपीट करनी पड़ रही है, पापा ने घर से निकाल दिया, ऐसा बुरा सपना मान लो आपको आया, तो फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आप क्या करोगे, कल से लग जाओगे मेहनत पे, यार ये तो बहुत डरावना सपना है, बहुत बुरा सपना है, अब तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो अकाउंट्स के अंदर भी जब हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, एंटीसिपेटेड लॉस होने वाला है, तो फिर हम उसको रिकॉर्ड भी करते हैं अपनी बुक्स में, या रिकॉर्ड कह लो, या हम उसकी तैयारी भी करते हैं, तो हम उसे अपनी बुक्स के अंदर शो करते हैं। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल यही कहता है कि डू नॉट प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स या गेन्स, बट प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेस या फ्यूचर लॉसेस। तो इसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म का थम्स अप भेजें। ओके, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। तो इसी को प्रूडेंस भी बोल देते हैं। तो चाहे प्रूडेंस बोल दो या कंजर्वेटिज्म बोल दो, तो बात एक ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे सारे मेन प्रिंसिपल जो हमें पढ़ने। एक का दुक्का और होते हैं किताब में जो ज्यादा रेलिवेंट नहीं है,
जैसे वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, ये भी एक दिया होता है किताब में, उसका मतलब बस ये है, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, उसका मतलब बस ये होता है कि अकाउंटिंग जो है वो किसी भी प्रकार की भेदभाव से फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब मान लो एक बच्चा आया मेरे पास, उसने कहा सर मेरे टेस्ट कॉपी चेक कर दो। अब मैंने देखा ये बच्चा तो मेरा फेवरेट बच्चा है, उसके तो सारे आंसर गलत हैं, तब भी मैंने फुल मार्क्स दे दिए। और एक दूसरा बच्चा आया, सर मेरी टेस्ट कॉपी चेक कर दो। वो बच्चा मुझे पसंद नहीं था, उसके सारे आंसर सही थे लेकिन फिर भी मैंने मार्क्स काट लिए। तो ये गलत है ना बात। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बायस्डनेस, भेदभाव कर रहे हैं हम। तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं गलत नहीं होना चाहिए। तो बस अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम बायस, इसे बोल देते हैं वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। चलो तो अब ये बताओ कि सब कुछ क्लियर आज का, अभी तक का? तो एक थम्स अप भेजो ताकि आपको सवाल दूं। सारे प्रिंसिपल फुल क्लियर? यस सर, ऑल क्लियर, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। एक बच्चे ने और भेजा कि रेवेन्यू प्रिंसिपल। ओके, हाँ, मुझे वो और चर्चा कर लेते हैं। नंबर 10, मतलब उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। तो इसमें भी हम वर्ड्स को तोड़ लेते हैं। रेवेन्यू, अब रेवेन्यू तो हमें पता ही है क्या होता है ना, रेवेन्यू तो हमें पता है, हाँ रेवेन्यू। रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? रिकॉग्निशन वर्ड जो है ये निकला है, डिराइव हुआ है रिकॉग्नाइज से, और रिकॉग्नाइज को अकाउंट्स में बोलते हैं रिकॉर्ड करने से। जैसे मान लो ये मेरी बुक्स हैं, ठीक है जी, ये मेरी बुक्स हैं। जब मैं किसी भी चीज को बुक्स में रिकॉर्ड करता हूं तो मैं अकाउंट्स में बोलता हूं रिकॉर्ड करना नहीं, अकाउंट्स में उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना, उसे अकाउंटिंग में बोलते हैं रिकॉग्नाइज करना। तो किसी भी चीज को बुक में रिकॉर्ड करने को अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज करना बोला जाता है, कि किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करना मतलब रिकॉर्ड करना, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि रेवेन्यू, रेवेन्यू यहां लिख दूं, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे। तो अब मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, तो फिर मुझे बताना 1 या 2, ठीक है। रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? नंबर 1, जब ट्रांजैक्शन हुई तब, या नंबर 2, जब पैसे मिले तब। तो आपको बताना है कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, जब ट्रांजैक्शन हुई तब या जब पैसे मिले तब। तो 1 के 2 तो सब भेज चुके हैं, वेरी गुड। तो सब भेज चुके हैं 1, ठीक है, 1 सही, तो बिल्कुल सही। तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करोगे? जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, जब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। तो जब हमने गुड्स बेचे, सेल करी, पैसा आया, तो रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो अब आपको ये लग रहा होगा किसकी तरह? सेम एक्रूअल की तरह। तो ये एक्रूअल की तरह ही है। तो एक्रूअल जो है वो हर चीज पर लागू होता है, और ये उसी बात को सिर्फ रेवेन्यू पर लागू कर रहा है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान लो मैंने कहा बच्चों आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए,
तो ये हो गया एक्रूअल। लेकिन अब मैं कह रहा हूं बच्चों, आपको मन लगाकर अकाउंट्स की पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये हो गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो मतलब एक्रूअल जो है वो तो हर चीज के लिए एक नियम कह रहा है कि ये है, और उसी को बिल्कुल स्पेसिफिकली रेवेन्यू के लिए निकाल के जब कह रहा है तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है। ठीक है ना? तो जिसको एक्रूअल समझ आ गया तो वो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी समझ गया। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का थम्स अप भेजो। एक बच्चा कह रहा है सर क्या ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल है? नहीं, ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल नहीं है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल हमें अभी फिलहाल नहीं पढ़ना, तो इसीलिए उस पर मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल नहीं है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल होता है कॉस्ट प्रिंसिपल का छोटा भाई। अच्छा, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्लियर। ओके, ठीक है ना? ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल नहीं है। एक बच्चे ने पूछा तो मैं सोच रहा हूं बाकियों को भी बता दूं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स में एक रियलाइजेशन प्रिंसिपल भी दे रखा होता है 11th में, हालांकि वो कुछ बुक्स में नहीं दे रखा होता। तो हमें रियलाइजेशन प्रिंसिपल इसलिए 11th में वैसे नहीं पढ़ना लेकिन मैं आपको समझा देता हूं क्योंकि आप भी सीख जाओगे। रियलाइजेशन प्रिंसिपल जो है वो रियलाइज वर्ड से निकला है, रियलाइज। और रियलाइज करने का मतलब होता है सेल करना। रियलाइज करने का मतलब होता है सेल करना। तो मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? आपने एक मोबाइल खरीदा था 10 लाख का। आपने मोबाइल खरीदा था 10 लाख रुपए का, और आज उस मोबाइल की मार्केट वैल्यू है 9 लाख। ठीक है? आपने मोबाइल खरीदा है 10 लाख रुपए का, जिसकी मार्केट वैल्यू है 9 लाख। अब आप मुझे बताओगे, सब बच्चे अलर्ट, आप जवाब दोगे कि जब आप मोबाइल सेल करोगे, जब आपका मोबाइल बिकेगा, तो बताओ कितने का बिकेगा? बताओ, आपका मोबाइल जब बिकेगा तो कितने रुपए का बिकेगा? आपने मोबाइल खरीदा है 10 लाख का, और उस मोबाइल की मार्केट वैल्यू है मान लेते हैं 9 लाख, और आज आपने सोचा चलो अपना मोबाइल बेच देता हूं, तो आपका मोबाइल कितने में बिकेगा? हाँ, वेरी गुड। तो सब बच्चे बोल रहे हैं 9 लाख का बिकेगा। वेरी गुड। तो जब एक्चुअल में बिकती है, मतलब जब कोई चीज हम एक्चुअल में बाजार में बेचते हैं तो मार्केट वैल्यू पर बिकती है ना? जब मैं एक्चुअल में अपना फोन बेचूंगा तब मार्केट वैल्यू पर बेचूंगा। तो इस चीज को बोलते हैं रियलाइजेशन प्रिंसिपल। इसे बोलते हैं रियलाइजेशन प्रिंसिपल। ठीक है ना? तो मैंने बता दिया ऐसी ज्ञान प्रकाश के लिए। चलो, तो अब फाइनल थम्स अप भेजो कि आज की ऑल स्टडी क्लियर।